फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम कुछ फिर से नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपका रिट में आपको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस आएंगे वो बताने जाऊँगी। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना कभी मत भूलना, क्योंकि अपने एक शेयर से क्या पता किसकी ज़िंदगी संवर जाए। जैसे अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर क्या करते हैं, मंजिल तक पहुंच पाते हैं। कहाँ तक पहुंच जाते हैं दोस्त? मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आज अपन उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, उसके भी पढ़ ले, उत्कर्ष बढ़िया है, मैराथन बढ़िया है, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, ये बुक अच्छी है, वो बुक अच्छी है, लेकिन खुद पर कॉन्फिडेंट रखो ना। तुमसे बड़ा कौन है? अगर तुम खुद से कॉन्फिडेंट हो तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है। अगर तुम चाहते हो मंजिल तक पहुंचना तो तुम्हें सिर्फ तैयारी की आवश्यकता है, ना कि किसी दूसरे पर निर्भरता की। किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना, अपने को क्या करना है, खुद की काबिलियत पर विश्वास रखना है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और फेसबुक से जुड़ने के लिए भी उसमें लिंक्स अपलोडेड हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का अपना नया टॉपिक है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी होती क्या है? अब इसका अर्थ अपने को सबसे पहले समझना है। इसका अर्थ अपने को सबसे पहले समझना है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी होती क्या है। अर्थ क्या है इसका? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सूचना को संचालित करने में संबंधित है। यानी जो अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो अपने को सूचनाएं मिलती हैं, उनको संचालित करने यानी उनको भेजने या उसको एक जगह से दूसरी तक पहुंचाने का जो कार्य करती है वो कौन करता है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जाता है। यह मूलतः विभिन्न उपकरणों के अनुप्रयोगों एवं सेवाओं का एक समूह है जिसका उपयोग सूचना के उत्पादन, संग्रह, संसाधित करने, वितरण एवं आदान प्रदान करने में किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पृष्ठभूमि व विशेषता। IC की पृष्ठभूमि होती क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो आज अपन पढ़ रहे हैं। सूचना को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन समय से ही तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करने का प्रयास किया गया था। यानी सूचना को संप्रेषित करने, आदान प्रदान करने के लिए जो प्राचीन समय से तकनीकी संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा था। सबसे पहले औद्योगिक जगत में ICT का संप्रत्यय अपनाया गया। ICT का संप्रत्यय सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र में अपनाया गया है। अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने पर इस संप्रत्यय को शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना लिया गया है। यानी अच्छे परिणाम, सपोज दैट आज तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका जो है रिट का है सिलेक्ट हो गया, यानी आपका जो परिणाम है वो अच्छा आया, तो आपको कहाँ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। ऐसे ही है कि इसका अच्छा परिणाम हुआ तो इसके संप्रत्यय को भी इस क्षेत्र में अपना लिया गया है। आगे आ रहा है अपना, प्राचीन समय से परंपरागत साधनों के द्वारा सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता था, किंतु धीरे धीरे संप्रेषण हेतु नवीन आविष्कारों का अपनाया गया। लेकिन धीरे धीरे जो संप्रेषण है, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? आदान प्रदान, जिसमें सूचनाएं भी होती हैं, विचार भी होते हैं और अपनी अभिव्यक्ति भी होती है। यानी अभिव्यक्ति जो विचारों के आदान प्रदान को ही कहा जाता है। तो संप्रेषण भी इनका संप्रेषण में इसको अपनाया गया था। अतः सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से दो भागों में विभाजित किया जाता है। किसको दो भागों में? माध्यमों को दो भागों में। तकनीकी के माध्यमों को कितने भागों में? दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो परंपरागत माध्यम जो पहले से चले आ रहे हैं,
यानी जो परंपरागत बहुत पहले से, जैसे अपने ऊर्जा के स्रोत भी होते हैं ना, परंपरागत और गैर परंपरागत, यानी एक होता है नवीकरणीय और एक अनव्यकरणीय। तो वैसे ही ये सूचना जो तकनीकी का माध्यम है वो भी कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला आ रहा है परंपरागत। परंपरागत माध्यमों का प्रयोग प्राचीन समय से होता आ रहा है। प्रमुख जो परंपरागत माध्यम है वो कौन है, जो निम्नलिखित नीचे दिए गए, यानी जो पहले से जो सूचना प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता था उनको क्या कहा जा रहा है, परंपरागत माध्यम। आ रहा है अपना पत्र पत्रिका या मुद्रित साधन, यानी पत्र पत्रिकाएं आती हैं और जितने छपे हुए, यानी विभिन्न प्रकार के जो संप्रेषण छपे हुए आते हैं वो। मौखिक सूचना एवं औपचारिक एवं अनौपचारिक संवाद। मौखिक सूचना यानी आमने सामने होकर जो मुख से बोलकर अपनी सूचनाएं देते हैं वो गई मौखिक सूचना। औपचारिक और अनौपचारिक संवाद। औपचारिक और अनौपचारिक समझते हो, औपचारिक जैसे नॉर्मली तौर पर बात करते हैं, अनौपचारिक तौर से अपन किसी विशेष व्यक्ति से बात करते हैं। चित्र, चार्ट या मानचित्र। चित्र बनाते थे पहले, कुछ होता, किसी को भी सूचना दी जाती थी, किसी पेपर या पत्र, जो किसी पेड़ का पत्ता है या फिर किसी जो पत्र है उस पर या तो चित्र या फिर चार्ट और मानचित्र, ये ज़्यादातर राजा महाराजाओं के टाइम होता था, क्योंकि युद्ध की रणनीति बनाते टाइम उन्हें चित्र, चार्ट और मानचित्र की आवश्यकता होती थी। किसकी, जिस राज्य के विरुद्ध वो युद्ध कर रहे हैं उसकी। मॉडल हो गई, कठपुतलियाँ हो गई, रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर और डाक तार हो गए। अब है आधुनिक माध्यम, यानी जो अभी फिलहाल में उत्पन्न हुए हैं और जो अभी चल रहे हैं। आधुनिक माध्यम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया इत्यादि को शामिल किया जाता है। जो औद्योगिक क्रांति है उसमें जो नए माध्यम आए हैं उनको है आधुनिक माध्यमों में शामिल किया गया है। आधुनिक माध्यम निम्नलिखित हैं: डिजिटल वीडियो कैमरा, मल्टीमीडिया पीसी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और LAN वान और मैन, LAN, VAN और MAN। ये कौन से हो गए, आधुनिक तकनीकी माध्यम। किसके, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के। बोर हो रहे हो, कुछ सुना दूं। मंजिल ने हौसलों से कहा, ये दोस्त, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं है। मंजिल बोल रही है हौसलों से कि तेरे बस की बात नहीं है। रीट अप लोगों को बोल रही है कि तेरे बस की बात नहीं है। तो आप रिट से बोलो, हौसलों से मंजिल से कहा। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला। तुम भी रिट के सामने जाकर ये बोलो कि चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं कि हम तुझे पार ना कर सके। आगे अपन पढ़ते हैं वर्चुअल क्लासेस। जो वर्चुअल क्लासेस है वो आ रहे हैं। फर्स्ट आ रहा है इसमें वर्ल्ड वाइड वेब, www। किसी भी अपन साइट होती है उसको सर्च करने के लिए www डॉट, फिर आगे साइट का नाम और .com। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी वर्ल्ड में जितनी साइट हैं उसका एक जाल होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर भाषा एवं सॉफ्टवेयर, ई लर्निंग, डिजिटल लाइब्रेरी और हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया इत्यादि वर्चुअल जो क्लासेस हैं उसके जो है अंग हैं। संक्षेप में परंपरागत एवं आधुनिक माध्यम दोनों की सहायता से सूचनाओं को सफलतापूर्वक संप्रेषित किया जाता है। किसको, परंपरागत और आधुनिक, यानी दोनों माध्यमों से सूचनाएं चल रही हैं। एवं ICT छात्रों, शिक्षकों, मार्गदर्शकों और विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं हेतु अत्यंत उपयोगी होती है। कौन, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। शिक्षा के क्षेत्र में ICT के अभी क्या लाभ हुए हैं और या फिर आने वाले समय में क्या लाभ हो सकते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। ICT के उपयोग से बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ICT के उपयोग से अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में होती है, जिससे शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जाता है। ICT आने से शिक्षार्थियों को शिक्षा से जोड़ने का, जैसे ये कोई विशेष विद्यालय, ये कोई गांव है, गांव में विद्यालय, आसपास कुछ ढाणियाँ हैं, यहाँ पर शिक्षक जा नहीं सकते, जहाँ ऐसी जगह जहाँ शिक्षक रेगुलर जाकर उस माध्यम से बात नहीं कर सकते या मौखिक रूप से बात नहीं कर सकते, वो मौखिक रूप से बात नहीं कर सकते, तो वो
इस आईसीटी का उपयोग करके जो जाल बना हुआ है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का, उसके माध्यम से विभिन्न ढाणियों, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों में जो है उसमें उसके माध्यम से बच्चों को जोड़ सकते हैं, बच्चों को उसके बारे में अवगत करवाकर उसको अपने साथ जोड़ सकते हैं। इसके माध्यम से शिक्षक की जो क्रिया होती है वो सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है, और अगर वो अपना जो है, अभी अपन पढ़ते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों द्वारा एक शिक्षण को प्रभावी तरीके से समझाया जा सकता है। तो ऐसे ही है कि जैसे अगर आईसीटी का प्रयोग शिक्षक करता है तो वह एक सहजकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की भागीदारी में बढ़ोतरी होती है। इजीली बात है, अगर कोई नई चीज़ से अपन सिखाने की बात करते हैं तो बच्चे बढ़ने में ज़्यादा रुचि लेंगे। छात्रों के व्यवहार, ग्रहण शक्ति का विश्लेषण, छात्रों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। दूर दराज जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा उचित तौर पर नहीं मिल पा रही है, वहां आईसीटी के तहत वहां पर बच्चों को शिक्षण की जो अभिरुचि है या फिर शिक्षण से जो अपने को लाभ प्राप्त होते हैं वो समझाकर वहाँ की जो शिक्षण जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को अधिक अभिगम बनाया जा सकता है, यानी जो ऑनलाइन शिक्षा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है अपने राजस्थान के बच्चे हो, जयपुर के बच्चे हो या फिर बाड़मेर के, जोधपुर के, किसी विशेष क्षेत्र के बच्चे सम्मिलित नहीं होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे इसको ओपन करके देखेंगे, कुछ सीखने को मिलता है। तो विभिन्न अधिगम अगर अपन कहीं पे, तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपन किसी भी क्षेत्र में बैठे व्यक्ति को शिक्षण करवा सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रणालियों, प्रक्रियाओं एवं नियमों के अनुपालन में पारदर्शिता को भी बढ़ाया जाता है। जो है पारदर्शिता, प्रणाली कौन सी है, प्रक्रिया कौन सी है, नियम कौन कौन से हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में, यानी कुछ ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को एकदम डरा धमका कर रखते हैं, तो उनके बारे में जानकारी एकत्रित करके अपन बच्चों को जो उनकी है अनुपालन है उसके साथ पारदर्शिता का संबंध बना सकते हैं। आईसीटी के माध्यम से शिक्षा अधिक किफ़ायत हो गई है। इंटरनेट की सुविधा कम खर्च और अधिक गति के साथ देश के हर भाग में उपलब्ध है। प्रणाली उपागम, अब आ रहा है अपना प्रणाली उपागम। होता क्या है, प्रणाली उपागम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी कार्य को एक निश्चित व्यवस्था में संपन्न किया जाता है। एक निश्चित व्यवस्था होती है, जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी निश्चित व्यवस्था क्या है, टेबल कुर्सी लेके एकदम जैसे बैठकर आंखों के सामने 1 फीट की दूरी पर अपने बुक होनी चाहिए और अपना ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए, तभी अपन पढ़ने में सफल हो सकते हैं। तो संपन्न होना चाहिए एवं निश्चित सोपानों का अनुसरण किया जाता है। सोपान कौन कौन से होते हैं शिक्षण में? पहले बच्चे को क्या सिखाया जाता है, जो उसका पूर्व ज्ञान के आधार पर फिर उसे नई चीज़ सिखाने की कोशिश की जाती है, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। अगर बच्चा सीखने में कठिनाई है या फिर नहीं सीख पा रहा तो उसके जो कठिनाई का स्तर है उसको जानेंगे, जानकर फिर उसको उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। उसके साथ क्या करेंगे, पहले निदानात्मक शिक्षण होगा, यानी उसकी कठिनाइयों का पता लगाया जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उसकी कठिनाइयों को दूर करके उसे पुनः शिक्षण करवाया जाएगा। प्रणालियाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। प्रणाली जो उपागम है वो कितने प्रकार का, 2, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रूप से कौन सी है? प्राकृतिक में सतत रूप से संपन्न होने वाली प्रणाली जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है उसे प्राकृतिक प्रणाली कहते हैं। अब कौन सी हो गई, सूर्य का उगना, सर्दी गर्मी बरसात, इसमें कोई मनुष्य कर सकता है क्या कि सर्दी के टाइम में भाई धूप डाल दी भयंकर तरीके से? हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृतिक है, मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता इस चीज में। नेक्स्ट आ रहा है कृत्रिम। अब कृत्रिम कौन सा है? प्राकृतिक अगर इसके अपोजिट है तो कृत्रिम प्राकृतिक के अपोजिट हो जाएगा, यानी जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है वो हो गया कृत्रिम, या मानव द्वारा निर्मित होता है वो कृत्रिम होता है। तो मनुष्य द्वारा निर्मित होती है, इस पर मनुष्य का नियंत्रण होता है, व्यक्ति अनुसार इसे परिवर्तित कर सकता है। अब व्यक्ति है उसके अनुसार उसको परिवर्तित कर सकता है। जैसे अभी परिवर्तित अपन कर सकते हैं, कौन सा है? रहन सहन हो गया, अपना खान पान हो गया,
कैसे अपने अकॉर्डिंग अपन उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, संक्षेप में प्रणाली उपगम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मानव, मशीन एवं दोनों के समन्वय द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है, जिसमें मनुष्य भी होगा, औद्योगिक भी होगी, यानी मनुष्य भी होगा और मशीन भी होगी, दोनों मिलकर निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। जैसे आप हो, रिट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और एग्जामिनेशन, ग्रुप डी हुआ, ग्रुप डी हुआ, कांस्टेबल हुई, एसआई हुआ, जो भी एग्जामिनेशन आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो ठीक है, आप उसमें बुक्स भी पढ़ रहे हो, यानी खुद भी मेहनत कर रहे हो और आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हो। मशीन ये औद्योगिक हो गई ना, खुद भी पढ़ रहे हो और ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हो, तो उसके माध्यम से दोनों, आपका उद्देश्य क्या है कि उस एग्जामिनेशन को क्लियर करना, जो एग्जामिनेशन आपके सामने उसको क्लियर करना। तो दोनों मिलकर जब निश्चित उद्देश्य की कार्य करते हैं तो ये है प्रणाली का उपागम का मुख्य व्यवस्था। प्रणाली के प्रमुख जो घटक होते हैं वो कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, एनवायरनमेंट। इनपुट अंदर लेना, प्रोसेस यानी अंदर लेने की या फिर बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, आउटपुट बाहर निकालना, एनवायरनमेंट पर्यावरण। अब देखते हैं क्या है एक एक। इनपुट, जिन सामग्री के द्वारा प्रणाली को प्रारंभ किया जाता है उसे इनपुट कहते हैं, यानी अंदर लेना। अपन किसी चीज़ को, अगर अपन किसी चीज़ को सीखने का कार्य करते हैं तो उससे सबसे पहले अपन सीखेंगे तो कुछ हमारे भेजे के अंदर तो जाएगा ना, तो वो हो गया अपना इनपुट। प्रक्रिया, मशीन तथा मानव द्वारा जिस प्रकार के कार्य संपन्न होता है उसे प्रक्रिया कहते हैं। अपनी मस्तिष्क की मशीन प्लस अपन जो कार्य कर रहे हैं दोनों में समन्वय स्थापित होगा और अपन कुछ सीखेंगे, यानी जो कार्य संपन्न हो रहा है वो क्या हो गई? प्रक्रिया। मैं आपको उदाहरण देके समझा रही हूँ। ये आउटपुट, प्रक्रिया के द्वारा जो भी प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। आप पढ़ रहे हैं, 2 दिन बाद टेस्ट हुआ, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ गए, क्या हुआ? आउटपुट हो गया, अच्छे मार्क्स आए, कुछ प्राप्त हुआ ना। वातावरण, चारों ओर के परिवेश को वातावरण कहते हैं, इजी से है। शिक्षा के प्रणाली उपागम, अब शिक्षा में प्रणाली उपागम कौन सा होता है? शिक्षा में प्रणाली उपागम 4 घटकों का प्रयोग करते हैं। इस करते हुए प्रणाली उपागम के माध्यम से शिक्षण कार्य को संपन्न किया जाता है। इनपुट, प्रक्रिया मैंने बता दिया। इनपुट क्या होता है? शिक्षक, छात्र एवं सहायक सामग्री इत्यादि को इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया कौन सी हो गई? औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को अपनाना प्रक्रिया है। आउटपुट है अधिगम, उद्देश्यों की प्राप्ति। वातावरण है विद्यालय भवन और कक्षा का वातावरण। प्रणाली उपागम के सोपान आ रहे हैं। उद्देश्य का निर्धारण करना, रूपरेखा का निर्माण करना, क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन करना। पढ़ रहे हैं, पढ़ने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं और फिर मूल्यांकन कर रहे हैं कि कितना सीखा। उद्देश्य का निर्धारण, सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा प्रणाली के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, उसके अनुसार प्रणाली का संचालन करने का प्रयास भी किया जाता है। अब रूपरेखा का निर्माण, छात्रों की पूर्व ज्ञान के अनुसार अधिगम की रूपरेखा बनाई जाती है, जिसके द्वारा छात्रों को किसी प्रकार अध्ययन करवाना है यह निश्चित किया जाता है। मैंने बताया पढ़ रहे हैं, किस प्रकार पढ़ना है या किस प्रकार पढ़ाना है, उसकी रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। क्रियान्वयन, रूपरेखा के अनुसार अगर रूपरेखा बन गई, किस प्रकार पढ़ना है या फिर किस प्रकार पढ़ाना है, वो रूपरेखा अगर तैयार हो जाती है तो फिर उसका क्रियान्वयन यानी उसको कार्य करना प्रारंभ करते हैं। अब इसका मूल्यांकन करते हैं। छात्रों के अधिगम किस स्तर पर पहुंचा, इसका मूल्यांकन करना। कहाँ तक सीखा और कहाँ तक सिखाया, इसका मूल्यांकन अपने को करना है। संक्षेप में प्रणाली उपागम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी शिक्षक एक निश्चित योजना के अनुसार विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संप्रत्यय, क्या पढ़ रहे हैं अपन? आईसीटी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। पॉइंट हमेशा याद होना चाहिए, पॉइंट जो अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक वो हमेशा अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि अपने को मंजिल प्राप्त करनी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संप्रत्यय। हार्डवेयर का अर्थ है वह मशीन उपकरण जिनके द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर सामग्री को संचालित किया जाता है एवं जिन उपकरणों का निर्माण करना कठिन हो वह हार्डवेयर होता है।
जिन उपकरणों का निर्माण करना कठिन होता है वो क्या होता है? हार्डवेयर। हार्डवेयर उपागम के दो आधार होते हैं, शैक्षिक विज्ञान और अप्लाइड इंजीनियरिंग। कौन से होते हैं, किनके होते हैं? हार्डवेयर के कितने उपागम होते हैं? दो, शैक्षिक विज्ञान और अप्लाइड इंजीनियरिंग। अब प्रमुख हार्डवेयर उपकरण कौन कौन से होते हैं? जादुई लालटेन, मैजिक लैंप। जादुई लालटेन और मैजिक लैंप यह सबसे प्राचीन हार्डवेयर का आविष्कार है। इसमें विभिन्न लेंसों की सहायता से एक प्रकाश के द्वारा किसी भी आकृति को बड़े आकार में दिखाया जाता है। जैसे आज अपन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बहुत से जीवाणुओं को देख सकते हैं, वैसे ही पहले जादुई लालटेन थी या मैजिक लेंस था, उसके माध्यम से जो छोटी सी चीज़ है उसको बड़े आकार में अपन दिखा सकते हैं। एपिडाइस्कोप दूसरा कौन सा है? एपिडाइस्कोप। अपारदर्शी वस्तु को प्रक्षेपित करने के लिए एपिस्कोप व पारदर्शी वस्तु को प्रक्षेपित करने के लिए डायस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रकार की सामग्री एपिडाइस्कोप के द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। उपकरण एक है जिसमें जो वस्तु है उसको जो है उसमें एपिस्कोप, और जो वस्तु को प्रक्षेपित करने का कार्य है वो डायस्कोप किया जाता है। प्रोजेक्टर तीसरा कौन सा है अपना? प्रोजेक्टर, जो आजकल बहुत सी कोचिंगों में उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न सामग्री के बड़े आकार के प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्ट का उपयोग किया जाता है। रेडियो एक एक्सरे के उपकरण है एवं इसके द्वारा किसी भी अनुदेशन सामग्री को प्रसारित किया जाता है। टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य उपकरण है। ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दृश्य श्रव्य उपकरण है। ऑप्शन देगा टीवी, रेडियो, मानचित्र या फिर शामपट। कौन सा होगा? टीवी, जिसके द्वारा किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण देखा जाता है। टीवी में दो प्रकार की व्यवस्था पाई जाती हैं। टीवी में कितने प्रकार की व्यवस्था पाई जाती हैं? दो प्रकार की, खुला परिपथ दूरदर्शन और बंद परिपथ दूरदर्शन। इसमें किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं कहीं भी देखा जा सकता है। यानी खुला परिपथ है एक ऐसा है जहाँ पर अपन कोई भी कार्यक्रम चल रहा है, कोई भी XYZ कैसा भी कार्यक्रम चल रहा है उसको अपन कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन बंद परिपथ दूरदर्शन में क्या होता है? शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में प्रसारण हेतु बंद परिपथ दूरदर्शन का उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ इच्छित व्यक्ति ही कार्यक्रम को देख सकते हैं। जैसे स्कूलों में आज जो है LDC बैठते हैं, वो जो अपने विद्यालय की जो प्रयोगात्मक जो भी कार्य किए जाते हैं उसकी सूचना आगे सरकार तक भेज सकते हैं, आगे सरकार तक भेजते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देख पाता क्योंकि वो क्या हो गया? बंद परिपथ दूरदर्शन। उसको कोई अदर नहीं खोल सकता, सिर्फ जो अपने सरकार है उसके अलावा। कंप्यूटर, शिक्षा अपना आ रहा है कंप्यूटर। यह एक बहुमाध्यम उपकरण है। इसकी सहायता से सूचनाओं को शीघ्रतापूर्वक प्राप्त किया जाता है। छपाई मशीन, इसके माध्यम से किसी भी सामग्री को मुद्रित किया जाता है तथा मुद्रित सामग्री द्वारा कोई भी छात्र किसी भी विषय का अधिगम कर सकता है। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक मूर्त होता है। हार्डवेयर अपने सामने होता है। ये मूर्त का मतलब अपने जो सामने चीजें हैं वो हार्डवेयर मूर्त होता है। सॉफ्टवेयर, दूसरा कौन सा है अपना? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सामग्री में प्रयोग की जाने वाली जीवंत सामग्री सॉफ्टवेयर कहलाती है। सॉफ्टवेयर के द्वारा किसी भी हार्डवेयर उपकरण का संचालन किया जाता है एवं सॉफ्टवेयर सामग्री का निर्माण करना अत्यंत सरल होता है, जबकि हार्डवेयर सामग्री का निर्माण करना बहुत ही कठिन होता है। अनुदेशन, चार्ट, चित्र और पोस्टर। चार्ट और पोस्टर। थर्ड आ रहा है अपना आलेखन या रेखा चित्र। चौथा आ रहा है फोटोग्राफ। पांचवा आ रहा है अपना ग्राफ। 6 अपना आ रहा है मानचित्र, व्यंग्य चित्र, समाचार पत्र, पुस्तकें, मॉडल, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री CD। ग्लोब। अब नोट आ रहा है सॉफ्टवेयर सामग्री मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की होती है।
काल्पनिक भी होती है, यानी अपने जो सामने मूर्त रूप में नहीं है, उपस्थित नहीं है। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की हो सकती है। कौन सी? सॉफ्टवेयर सामग्री। जबकि हार्डवेयर सामग्री क्या होती है? मूर्त होती है। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। कंप्यूटर आधारित जो अनुदेशन है, सन 1960 में कंप्यूटर आधारित अनुदेशन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। CAI कंप्यूटर आधारित अनुदेशन में अधिगमकर्ता शिक्षार्थी अपनी गति से सीखता है तथा इसमें अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी पाई जाती है तथा अधिगमकर्ता को तत्कालीन पृष्ठपोषण मिलता है। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन के निर्माण में 3 प्रकार की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। कितनी तकनीकी? 3 प्रकार की टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोर्सवेयर। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कंप्यूटर आधारित, यानी कंप्यूटर आधारित जो अनुदेशन सामग्री बनती है उसमें कितने प्रकार की? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोर्सवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं बता दिया, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं वो भी बता दिया। अब कोर्सवेयर अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, इससे पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं। कंप्यूटर के वे सभी उपकरण जिन्हें हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, कैमरा, स्कैनर, CPU हार्डवेयर के उपकरण होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर